एक समाज को दिखाने किस तरीके से हम समाज को बदल भी सकते हैं। समाज की जो घटनाएँ हैं उन सब पर बात करना आज आवश्यक हो पड़ा है। छोटे बच्चों के साथ जिस तरीके से घटनाएँ होती हैं और वह भी फिर बड़े बच्चों के द्वारा, वो एक शर्मनाक है। उस पर बात करना लगता है ज़रूरी। तो आज इसी पर हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से ये घटनाएँ अंजाम तक पहुँचती हैं। लॉकडाउन में इसको पूरा एक तरह से व्यापक कर दिया है। बॉयज़ लॉकर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। वह पूरी तरह से इसके चर्चा में आने के बाद ये बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आ रहा है और काफ़ी सारी सुर्खियाँ भी बटोरी हैं। हमारे साथ आज 3 पैनलिस्ट भी हैं, जो इस बारे में अपने विचार हमारे साथ साझा करेंगे। मैं उन विचारकों के बारे में आपको कुछ परिचय दे देता हूँ। पहले हमारे पैनलिस्ट हैं लवली ग्रोवर, जो तिमारपुर स्कूल में अध्यापक हैं, इतिहास पढ़ाते हैं। उन्होंने सेंट स्टीफन कॉलेज से ग्रेजुएशन और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से एमए किया है। दूसरे हमारे विनय दुबे, जो रामजस कॉलेज से ग्रेजुएशन और हिंदी में मास्टर्स की है और तत्काल में वो एसबीआई में कार्यरत हैं पीओ के पद पर और उन्होंने स्कूल में पढ़ाया भी है। तीसरे हमारे शिव कुमार हैं, जिन्होंने सेंट स्टीफन से एमए किया है और वे एस यूके बैंक में पीओ के पद पर कार्यरत हैं और वे भी इतिहास के जानकार हैं और वे बच्चों को समय-समय पर सामाजिक सेवाएं भी देते रहते हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, तीनों के किस तरीके से समाज में इस तरह की घटनाएँ जो होती रहती हैं, उन पर समाज अपनी चुप्पी किस तरह से साझा करता है और बिल्कुल अपने मौन को धारण कर लेता है। मैं सबसे पहले आना चाहूँगा अ, विनय दुबे के साथ कि इस तरह की जो घटनाएँ होती हैं, उस पर आपका शुरुआती रिएक्शन क्या होगा? ओवर टू यू। देखिए, दरअसल जो अभी वर्तमान परिदृश्य में चल रहा है जो भी, वो हमारे कहीं न कहीं परिवार से जुड़ता है। अब आप ले लीजिए हमारे फैमिली को, तो होता क्या है, जब आज के जो एकल परिवार हैं, उसको आप उस स्थिति में आप ये देखते हैं कि एजुकेशन तो वहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको शिक्षा मिलती है। लेकिन क्या शिक्षा के साथ में आपको समय भी मिलता है? माता-पिता का वही रूप दिखाई देता है जो पहले था, तो वो चीज़ें थोड़ी-सी कम दिखती हैं। आज एकल परिवार में 2-3 समस्याएँ आ जाती हैं बच्चों को लेकर के। एक तो ये कि वो जागरूकता भी नहीं है जो पहले थी, और ना ही उस तरह का समय है, तो बच्चे इन चीज़ों को जान नहीं पाते हैं। क्योंकि बच्चों के बारे में एक बात तो आप जानेंगे कि जो एक्चुअल में जो एज है 12 से 18 साल की, चाहे वो लड़के चाहे लड़कियाँ दोनों ही हों, लड़कों में थोड़ी ज़्यादा इस चीज़ की होती है क्योंकि वो अधिक उत्सुक होते हैं इस मामलों में। मैं इसका मतलब लड़कियों से कम किसी को कम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तो जो वो उत्सुकता है वो उनकी शांत नहीं होती है। ऐसे में वो अपने दोस्तों से पूछते हैं और वहाँ पर उनको जिस तरह का गाइडेंस मिलता है, उनके दोस्त वो कौन होते हैं, क्योंकि हमारी जो मुख्य रूप से 3 प्रकार की जो है हमारा अपने आप को तैयार करने में, हमारा वातावरण क्रिएट करने में 3 लोग आते हैं। एक हमारे माता-पिता, दूसरा स्कूल और तीसरा हमारे दोस्त। तो कुल मिलाकर के इन तीनों के आधार पे हमारा जीवन चलता है। अब माता-पिता की कहानी तो मैंने थोड़ी बहुत बता दी है, साथ ही जो फ्रेंड्स की कहानी है, तो अगर हमसे बड़े मिल गए, उन्होंने जैसा गाइड किया, तो ये उम्र ढलने की होती है, वो उसी तरह ढल जाते हैं और फिर बच्चों को एक ऐसा रास्ता मिलता है जो इस उम्र में उनके लिए नुकसानदेह और शायद ऐसी जगह पहुँचाता है जहाँ पर कि कोई भी देखना नहीं चाहेगा। तो आपका जो कहना है वो ये है कि माता-पिता और एकल परिवार इसकी सामाजिक जड़ आप इसको देख रहे हैं और इसमें बच्चों में जो एकल रहने की जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा व्यापक है। शिव कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो ये घटनाएँ होती हैं, क्या इतिहास में भी इसके बारे में कुछ पहले से
समझने का और सोचने का कोई आपको उदाहरण देखने को मिलता है? ओवर टू यू। देखिए, अगर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में अगर इसमें बात करें तो इस तरह की घटनाओं के उदाहरण हम ज्यादा तो नहीं देख पाते हैं। हालांकि जो युद्धों के दौरान जब युद्ध होते हैं तो ऐसी स्थिति में जब कोई विजेता होता है तो महिलाओं के साथ अपराध सबसे पहले आता है, क्योंकि जब बंदी बनाया जाता है व्यक्ति, उसका कत्ल कर दिया जाता है, लेकिन महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, सेक्सुअली असॉल्ट किया जाता है। तो ये एक जो ऐतिहासिक समस्या है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो आज जैसा कि विनय जी ने बताया कि परिवार में जो अनुशासन है उसका भी अभाव है, क्योंकि वो बच्चों को ठीक तरीके से देख नहीं पाते कि वो कर क्या रहा है। तो आज के दौर में अगर हमने तरक्की की है तो जहां हम डिजिटलीकरण की ओर बढ़े हैं, वहीं हम नकारात्मकता की ओर भी बढ़े हैं। यानी सोशल मीडिया और इंटरनेट ने हमारी जिंदगी में जहां एक और सकारात्मकता लाई है, वही नकारात्मकता भी लाई है। जैसा कि विनय जी ने कहा कि ये उम्र जो होती है इसमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उन चीजों का समाधान चाहता है। और इंटरनेट और सोशल मीडिया कई ऐसे ख्वाब दिखाते हैं, क्योंकि ये ख्वाबों की उम्र होती है, तो जो व्यक्ति देखता है उन चीजों में सेक्सुअल कंटेंट्स, उसको पूरा करना चाहता है। और जब दो चार लोग ऐसे मिल जाते हैं उसको, तो उसको ये लगता है कि मैं सही दिशा की ओर जा रहा हूं, और ऐसी स्थिति में जब उसको कोई संभालने वाला नहीं होता तो वो गलत कदम उठा लेता है। आप ऐसा समझते हैं कि जैसा आपने बताया कि इतिहास में ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं, युद्ध भी हुए हैं और उनमें महिलाओं के ऊपर शोषण सबसे ज्यादा होता रहा है। लवली जी, आप स्कूल में अध्यापक भी हैं और स्कूल को काफी नजदीक से जानते भी हैं और आप देखते भी रहे हैं और अब देख भी रहे हैं वर्तमान में। आपको क्या लगता है जब बच्चे क्लास में आते हैं, बच्चे इस तरह की घटनाओं में इन्वॉल्व रहते हैं, तब उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है और वो क्या सोच रहे होते हैं, जिसके स्वरूप उनके दिमाग में ये सवाल आ जाता है कि हम लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाओं को अंजाम देंगे? ओवर टू यू। यस, देखिए, स्कूल में पढ़ाते समय ये चीज़ जरूर देखी जाती है, और जब और खास तौर से ये चीज़ें मैं कहते हैं कि 11वीं 12वीं के बच्चों में होती हैं, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि 11वीं 12वीं के बच्चे ही जब वो चीज़ें सीख जाते हैं या एक मानसिकता तय कर लेते हैं, तो वही लोग जो वहाँ पे उसी विद्यालय में 8वीं 9वीं 7वीं के बच्चे हैं, उनको परीक्षा मतलब एक तरीके का एक बताते हैं कि भैया ये चीज क्या है। और 11वीं 12वीं वालों को कौन बताता है? जो उनका कोई साथी, या तो वो कॉलेज में चला गया है। और दूसरी चीज एक और है इसमें, एक्चुअल में क्या हुआ है कि अगर आप लोगों ने अभी सुना हो तो ये जो एकल परिवार की बात कही गई है ना, ये बेसिकली हमारे यहाँ सिस्टम आ चुका है और हमारे यहाँ एकल परिवार का सिस्टम है, लेकिन ये ज्यादा प्रचलित है पश्चिमी देशों में। और जब पश्चिमी देशों को आप अभी देखोगे, इसी लॉकडाउन के दौरान स्पेन का आपने कुछ सुना होगा। स्पेन में चाइल्ड पोर्नोग्राफी, और वो दोनों की हो सकती है, वो उसमें लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, वो अधिकता में है। और वो इसमें उनको ये लगता है कि बहुत अच्छी चीज हो रही है, बट वास्तव में अगर देखा जाए हमारे देश में पोर्नोग्राफी पे ये सही नहीं माना जाता, लेकिन वहाँ पर इस चीज की बहुत अधिकता है और वहाँ एकल परिवार बहुत फैले हुए हैं। और जो एक बात कही है ना विनय भाई ने, कि जो विनय जी ने एक बात कही है
कि किस तरीके से जो मानसिकता है माता पिता की एकल परिवार में उस बच्चे के लिए वो बहुत मायने रखती है। और वही स्कूल में जब जाता है, अभी आजकल तो ये भी दिक्कत हो गई है कि माता पिता कभी जल्दी ध्यान नहीं देते कि स्कूल में उनका लड़का या लड़की क्या कर रहे हैं। हाँ, तो पेरेंट्स आप ये मीटिंग में कहना चाहते हैं कि जो ये जो इनके दोस्त होते हैं और कलीग्स होते हैं स्कूल में, उनकी भी महत्वता उतनी ही होती है, क्योंकि जब वो स्कूल से पास आउट हो जाते हैं तो वो अपने जूनियर्स को इस तरह की चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित करते हैं, और कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता घृणित होती है, और उनके साथ कुछ उनकी ऐसी घटनाएं भी होती हैं जिससे वे उबर नहीं पाते। विनय जी, आपने ये बताया कि जो है एकल परिवार और एकल व्यवस्था की ओर जो बढ़ रहे हैं वह एक इसका महत्वपूर्ण कारण है, पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इसमें जो कारण है वही छोटे बच्चों के साथ जो बड़े बच्चे करते हैं, जो उनकी जो घटनाएं आ जाती हैं, आप उसके बारे में कुछ अपना प्रकाश डालें तो हमें दर्शकों को कुछ सुनने में मजा आएगा। दरअसल जो आपने कहा कि छोटे बड़े बच्चों को बड़े बड़ों के बीच में, उसका दरअसल कारण ये होता है। तो देखिए कि आपके यहाँ आसपास में कौन मिलता है, तो ये एक बहुत बड़ी चीजें हैं। जैसा कि अभी लवली जी ने पोर्नोग्राफी की चर्चा की है, तो उसमें आप देखिए कि लोग हमारे यहाँ अभी मतलब बड़ा दुख होता है सुनकर के कि पिछले अप्रैल के महीने में सबसे अधिक केवल चाइल्ड पोर्नोग्राफी को सर्च किया गया है। अब शादीशुदा लोगों पे उम्मीद कम रहती है, हालांकि हो सकता है ऐसा, लेकिन जो देखते हैं वो उसको कार्यान्वित करना चाहते हैं। और फिर जो इस तरह की फीलिंग आती है या इस तरह की चीजें जो सामने होती हैं लोगों के, तो फिर जो भी मिलता है साथ में, इस तरह के जो हादसे हो रहे हैं, चाहे अभी आप कल की घटना या फिर 2 दिन पहले की घटना जो भी ले लीजिए कि पहले एक लड़की का रेप हुआ इस तरह के, फिर उसको मार दिया गया। तो अभी ज़्यादा एज नहीं, अंडर 10 जो बच्चे होते हैं उनको तो पता होता नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन इसके पीछे केवल एक कारण नहीं होता है, केवल व्यक्ति का सेक्सुअल मतलब सैटिस्फैक्शन ही कारण नहीं है। इसके पीछे एक दूसरा कारण ये भी होता है कि कहीं न कहीं उसके फैमिली से भी उसका कुछ न कुछ जो है कनेक्शन होता है। उसके पीछे भी कहीं न कहीं राग, द्वेष टाइप की जो भी भावनाएँ होती हैं ऐसी, जो कि मतलब कहीं न कहीं अंतर्कलह पैदा करने वाली, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि इससे ना तो व्यक्ति की आत्मसंतुष्टि मिल रही है, ना ही उसका कोई बेनिफिट है। और तो इसका दूसरा भी कारण एक और भी है कि जो ऐसे बच्चे हैं, उनका जो भी इस तरह की घटना करने वाला है, वो कहीं न कहीं कोई न कोई उसका अपना ही होता है, सगा-संबंधी होता है। ऐसी 90% सर्वे है जिस पर जो है लोग ऐसा बोलते हैं, जो सर्वे कह रहा है वो कि 80-90 उनके कहीं न कहीं उनका चाचा होगा, ताऊ होगा या कोई भाई होगा, कोई न कोई अपना ही होता है। तो इस पर ज़्यादा ये कह सकते हैं कि उनके अपने हमले ज़्यादा करते हैं, बजाए कि इसको सेक्स से जोड़ने की बजाय। अब आपका उसका कहना दुष्प्रभाव हम है कि देखें। ये रिश्तेदारों के कारण और ये उनकी अपनी आपसी रंजिश का एक नतीजा होता है, और इसमें कहीं ना कहीं रिश्तेदार ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। शिव कुमार जी, आप बताइए कि अगर ऐसा होता है तो ऐसा इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि लड़कियों के साथ कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा होता है। और सिर्फ अगर लड़कियों की ही ना बात करें तो छोटे बच्चे तो सभी के एक तरह से एक जैसे ही होते हैं, और उनका तो बिल्कुल कोमल शरीर होता है, स्वच्छ मन होता है, उसमें वो इतना सोचते नहीं है, वो सभी के साथ घुल मिल जाते हैं। और बच्चे तो बिल्कुल कहते हैं ना कि अगर एक भगवान को ले लिया जाए और बच्चे को ले लिया जाए तो कोरा कागज बिल्कुल एक बराबर होता है। ओवर टू यू। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो बच्चे का मन है वो कोरे कागज की तरह होता है। तो बहुत से ऐसे लोग जो इस तरह की घृणित मानसिकता के लोग होते हैं, वो उन्हें अपना अच्छा शिकार मानते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे को समझ नहीं होती है इसकी। तो बच्चे को समझ नहीं होती है, ऐसे में उनको बहला लेना उनके लिए थोड़ा आसान होता है। तो इसके लिए सबसे मैं पहले थोड़ा-सा इतिहास की चर्चा करूँगा। जहाँ तक मुझे याद आता है 2007-8 के आस-पास 761 वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगाया था जो पोर्नोग्राफ़ी और चाइल्ड पोर्नोग्राफ़ी दोनों दिखाती थी। और बहुत सी वेबसाइटें ऐसी हैं जो दिखाती भी हैं
वहां पर अब वो रजिस्ट्रेशन भी मांगती हैं कि आप अडल्ट हैं या नहीं, दिस वेबसाइट इज ओनली फॉर अडल्ट, ये दिखाया जाता है। लेकिन बहुत से लोग जिनको ये सर्च करना होता है, कई किशोर भी वो गलत डेट ऑफ बर्थ डाल के भी उनको सर्च कर डालते हैं और उसके बाद उस तरह की चीजों को देखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये वेबसाइट रोकने की बजाय अगर समाज कुछ ऐसा पहल करे कि इस तरह की चीजें बनाई ना जाएं, हालांकि ये बात सही है कि ये विदेशी स्तर पर ज्यादा बनाई जाती हैं, जैसा कि लवली जी ने कहा, स्पेन या ब्रिटेन, यूएसए, ये सब बहुत आगे हैं इस लिस्ट में। लेकिन मैं अगर बच्चों के लिए बात करूं तो हम बचपन में ही क्यों ना उनको ये संस्कार दें कि आपको कोई इस तरह छुए या इस तरीके से कहे जाने के लिए तो आपको नहीं जाना है, या इस तरीके का अगर कुछ आपको टच करता है तो आपको घर पे बताना है। ये सारी चीजें हम उनको बचपन से बताएं, इसको सोशल स्टिग्मा ना बनाएं कि भाई अगर बच्चा बताता है और मैं उसको कुछ कहूंगा तो यार वो तो बदनामी हो जाएगी बच्चे की, ये ना बनाएं, सामाजिक स्टिग्मा इसको ना बनाएं। और बच्चे को ये समझाएं कि आपको किसी भी तरह टच किया जाए तो बताना है, किसी के साथ यूं ही घूमने तो नहीं आप जाना है समाज आपको। की भूमिका के बारे में इसमें बहुत ज्यादा जोर देने की कोशिश कर रहे हैं और समाज को पूरी तरह से, तो इसके बारे में हम रुख करते हैं लवली जी का, क्योंकि वो स्कूल में अभी पढ़ा भी रहे हैं और काफी नजदीक से जुड़े हुए हैं। लवली जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो कहीं ना कहीं प्राइमरी टीचर्स का रोल काफी बढ़ जाता है, तो ऐसे में क्या प्राइमरी टीचर इस बारे में कुछ ध्यान देते हैं कि उनको इस तरह की चीजें बताई जाएं, और घर वालों को भी ऐसा कुछ बताते हैं कि आप बच्चों को ऐसा बताया जाए कि गुड और बैड टच क्या होता है? ओवर टू यू। देखो, होता तो है, लेकिन एक बात इसमें विनय जी ने और शिव कुमार जी ने कही है कि समाज का हिस्सा परिवार है सबसे पहला। जब परिवार की, जो विनय जी ने कही एक बात कि रिश्तेदारी में और चार दीवारी के भीतर जो लोग रहते हैं वही इन सब चीजों को अंजाम दे रहे हैं, तो आप दूर के समाज में दूर एक समाज से आप एकदम ऐसी उम्मीद कर नहीं पाते। दूसरी चीज एक और है इसमें, आपने जो कहा कि प्राइमरी टीचर्स और खासतौर से स्कूल, पूरी भूमिका आ गई है इसमें स्कूल की। स्कूल प्राइमरी टीचर जरूर कुछ करते हैं इस पे, लेकिन एक चीज और है इसमें कि माँ बाप को तो बता देते हैं कि बच्चे को भी समझाते हैं कि बच्चा कैसा रिएक्ट करता है, और लगता है लवली जी से हमारा संपर्क ठीक से नहीं हो पा रहा है, तो हम हाँ जी, लवली जी बोलिए। तो स्कूल में टीचर्स बताते जरूर है, लेकिन वही वाली बात है ना, घर के भीतर, क्योंकि बच्चा उतना स्वतंत्र नहीं रहता। और बच्चे को एक चीज और है इसमें, मैं आपको बताता हूँ, जो घर के भीतर वाली बात कही है ना, मान लो, और मान ही क्यों ले, कि सच्चाई है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जिसे हम कहते हैं, वो घर के भीतर स्टार्ट होता है। चलो माँ तक बात पहुंच गई। एक बात कही है ना कि बच्चे की बदनामी कभी नहीं, वो सोचते हैं परिवार की बदनामी होगी, आपसी कलह हो जाएगा, है ना। जब आपसी कलह हो जाएगा, परिवार की बदनामी हो जाएगी, उस समय तो बच्चे को सबसे नीचे पॉइंट पे रखते हैं वो, उनकी प्राथमिकता ये नहीं होती। अगर माँ ने ये बात उठा दी या माँ को ये बात पता चल गई, तो परिवार के भीतर उसको भी लगेगा कि भैया घर में या परिवार में शांति ही रहनी चाहिए, बात दबी की दबी रहे। ये एग्जाम्पल आज भी देखे जाते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि परिवार इस जड़ का कहीं ना कहीं एक तरह से जोड़ के देखता है और परिवार इसे कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश करता है, और परिवार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मैं रुक करूंगा विनय जी से कि ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल
जो लवली जी ने उठाया है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने कई बार सुना होगा कि हमारे घरों में या हमारे रिश्तेदारी में ये चीजें बहुत आम हो जाती हैं कि घर में जब एक बहन की शादी हो जाए और उसके घर में जीजा साली का एक रिश्ता हो जाता है, तो और उसके बाद और भी रिश्ते होते हैं, लेकिन उसके बाद जब कभी भी ऐसा लगता है, कहा जाता है कि हमारे कई प्रांतों में ये कहावत है कि जीजा की जो साली होती है वो आधी घरवाली कही जाती है, और उसके अलावा और भी कई रिश्ते में इस तरह की चीजें माने जाते हैं, भाभी देवर का। तो मैं आपसे सवाल बहुत सीधा और सिंपल पूछना चाहूंगा कि ऐसे में इनकी क्या भूमिका रहती है, क्योंकि ये जब कभी भी कुछ हो जाता है और लड़की को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि कहीं ना कहीं हर लड़की एक जैसी नहीं होती है, क्योंकि हर लड़की का नेचर भी अलग रहता है, जैसे एक लड़कों का नेचर अलग रहता है। और ऐसे में लड़की बताती है, उसकी माँ का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। उसकी माँ ये कहती है कि आप किसी को तुम मत बताना, नहीं तो समाज में बदनामी हो जाएगी और समाज हमें गलत देखेगा और हमारे घरों को, हमारे घरों में रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे में उस लड़की को क्या करना चाहिए, और ऐसे में उसको उसको किसके पास जाना चाहिए जो इस समस्या का समाधान हो? ओवर टू यू। देखिए, कहावत है, लोहा और लोहा लोहे को काटता है। तो ये कहावत यहाँ पर चरितार्थ आराम से होती है। लड़की, ऐसा नहीं है कि जो मतलब सालियों का जो मुद्दा है वो कोई बहुत क्रिटिकल है। ऐसे केसेस आपको काफी कम मिलेंगे, और वो केसेस ऐसे होते हैं जिनका कि उसकी बड़ी बहन से सारा का सारा छुप कर हो रहा होता है। तो अगर दो बातें हैं, एक तो ये कि लगभग ये जो भी कुछ हो रहा है दोनों परिवारों के बीच में लगभग पता हो, ना तो दूसरा परिवार चाहेगा जहां पर शादी हुई है लड़की की, ना ही जिससे हुई है उसका परिवार चाहेगा। अगर दोनों के परिवार में समन्वय बन जाए तो दिक्कत नहीं आती है। ऐसे में दो तीन कारण हो जाते हैं इसके पीछे। एक तो कारण ये होता है जीजा साली के वैसे रिश्तों में कि एक तो पता नहीं होता है दूसरी बहन को ताकि कि इस तरह के कुछ चल रहा है। दूसरा क्या होता है कि कई बार लड़की को भी व्यक्ति पसंद आता है, लेकिन वहां पर कई बार कुछ चीजें अलग फंस जाती हैं, कहानियां अलग बन जाती हैं, और फिर वो उसका परिणाम जो है वो अनुकूल नहीं होता है। तो उसके लिए दोनों ही जिम्मेवार हो जाते हैं। शादीशुदा अच्छी खासी जिंदगी भी लोगों की खराब हो जाती है, जैसे कि लोग 2-3 शादियां कर लेते हैं। उस हिसाब से कई बार अभी हाल फिलहाल में ही एक जीजा ने अपनी साली को मार दिया कि क्योंकि उसने दूसरी शादी करने से मना कर दिया। लगभग कानपुर का केस है ये। तो ऐसे में उसके बारे में उसकी फैमिली को नहीं मालूम था, ना ही उसकी बहन को मालूम था। तो इसको आप इस तरह से बचा सकते हैं। लेकिन जो बाकी समस्याएं हैं चाइल्ड के प्रति, ये तो एडल्ट, ये तो लगभग एडल्ट केस का होता है। अन अडल्ट के जो होते हैं, जो जुवेनाइल वाले बच्चे हैं, उनके साथ में ऐसे केसेस लगभग कम है, बहुत कम है जो कि दूर के रिश्तेदार करें। इनके पड़ोसी, चाचा ताऊ या कोई वैसा आ रहा है, कहीं ना कहीं आपके गांव के आसपास के लोग इसमें शामिल होते हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आप जिसके यहाँ आपका घर बहुत ही करीबी तरीके से आना जाना रहा हो। ये उनकी घटनाएं ज्यादा हैं। वो लोग जो घटनाएं हैं वो सब अडल्ट हैं, और वयस्क लोगों पर आप नियंत्रण आसानी से करना वो नहीं हो पाता। उसके लिए तो आपको प्रॉपर अवेयरनेस चाहिए होगा, और उसके लिए आपको कहीं ना कहीं शिक्षा में भी चीजें लानी पड़ेंगी। सेक्स क्या है, उसके साइड इफेक्ट जो हमारे पास कहीं नहीं है। 2-3 आप एग्जाम्पल हैं कि आप देखिए कि एक उपन्यास है सीक्रेट ऑफ सेक्स। उसमें लोग ऐसा मतलब ऐसा छुपा, दो बहनें आपस में बात नहीं कर पाती इस विषय पर कि मतलब है क्या चीज, सेक्स कैसे चलता है, कैसे क्या है, जीवन में ऐसा क्या रोल है हमारे। और अगर कुछ गलती से कुछ हो जाए, देखिए ये कभी कोई नहीं कहता है कि इसको आप अपनाइए मत, अपनाना बहुत बुरा नहीं है, लेकिन अगर उसका आपके पास प्रॉपरली कारण निवारण हो तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि फॉरेन में इसका अच्छे से चल रहा है और इस तरह चीजें कम आ रही हैं। तो हमारे यहाँ भी शुरुआत है, और हम इसको इतना गोपनीय रखते हैं कि ऐसा लगता है कि ये हमारी मतलब कहीं ना कहीं जीवन के हमारे प्रचार प्रसार और हमारे व्यवहार से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इज्जत चली गई, अगर सेक्स में कुछ नाम आ गया तो इज्जत चली गई। ये जो शब्द है, जिस दिन ये हट जाएगा उस दिन पे लोग काफी इससे अवेयर भी होंगे,
और लगता है कि काफी हद तक इसमें कमी आएगी। तो आपका जो कहना है वो सेक्सुअल लैंग्वेज और सेक्सुअलिटी और जो सेक्स एजुकेशन, ये तीनों का जो मेल मिलाव है और ये समाज की जो ये कहना इज्जत चली जाएगी, तो ऐसा क्यों होता है कि इस तरह की जो चीजें हैं वो समाज में रहती हैं? इसके क्या कारण है? समाज इसके बारे में चर्चा क्यों नहीं करना चाहता? इसके बारे में शिव कुमार जी आप जरा बताएं, क्योंकि इतिहास में पहले भी हमें देखने को मिलता है और आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो हमारे बुद्ध काल में या फिर मौर्य काल में जो इस तरह की चीजें होती थी, उनका एक अलग से ही पाठशाला हुआ करती थी और एक रंग भवन हुआ करता था और लोगों उस समय इनको एक अलग दर्जे का दर्जा प्राप्त था। तो आप इसके बारे में बताएं, क्योंकि इसमें के बारे में एक काम सूत्र भी लिखा गया है, लेकिन उसके बाद भी ऐसी हालत है। तो क्या कारण आप देखते हैं इस बारे में? बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इस तरीके का प्रश्न आपने पूछा। तो नाटकों की जहां तक आपने बात कही, मैं सबसे पहले आपको लिए चलता हूं हड़प्पा सभ्यता की ओर, जहां हमें नर्तकी की प्रतिमा दिखाई देती है। और नर्तकी की प्रतिमा आप ये देखें तो वहां से भी आपको पता चलेगा कि सेक्सुअली एक तरीके से लोग कितने अवेयर थे। अगर उस तरीके की प्रतिमा बनाई जा सकती है अर्धनग्न अवस्था में, नग्न अवस्था में, तो उससे पता लगता है कि उस समय भी स्त्रियों को एक तरीके की स्वतंत्रता थी। स्वतंत्रता के साथ साथ हम ये देखते हैं कि एक स्वीकार्यता भी थी। इस चीजों को समझ से जोड़ के देखा जाता था। हम आगे की ओर जब चलते हैं तो जहां एक और हम याज्ञवल्क्य स्मृति देखते हैं, मनुस्मृति देखते हैं, बहुत से स्मृतियां देखते हैं जिसमें ज्ञान की बातें हैं, विभिन्न सामाजिक धार्मिक ज्ञान की बातें हैं, वहीं हमें वात्स्यायन जो है वो काम की भी शिक्षा देते हैं। क्योंकि काम, धर्म, अर्थ, इन सभी को हमारे जीवन में महत्व दिया गया है। तो काम के बारे में जितना विस्तृत वर्णन उन्होंने लिखा है, और आज समस्याएं क्या है कि हम अगर सबके सामने ये पढ़ें तो बोलेगा कि अरे यार ये तुम क्या पढ़ रहे हो। वो उसकी, जैसा कि विनय जी ने भी कहा कि आपकी मानसिकता ये है कि ये बुरी चीज है। अब ये बुरी चीज वास्तविक में नहीं है। आपको पता होना चाहिए जिस तरीके से वात्स्यायन ने विभिन्न तरीके के, या यूं कहें कि जननांगों पर भी प्रकाश डाला है, बदलावों पर प्रकाश डाला है, विभिन्न प्रदेशों के लोगों पर प्रकाश डाला है। वो आपको दिखाता है कि आज से 1700 साल पहले भी व्यक्ति क्या सोचा करता था और कितना खुलापन था। और वो अगर लिख रहे थे तो निश्चित तौर पर वो समाज को जागरूक करना चाह रहे थे काम के बारे में। आज का जो व्यक्ति है वो इसके बारे में जानना, बात नहीं करना चाहता। अगर अपने बच्चों को हार्मोनल चेंजेस के बारे में वो बताए और खुली चर्चा इस पर की जाए तो निश्चित तौर पर इन समस्याओं को रोका जा सकता है, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। मैं थोड़ी सी बात करूंगा आंध्र प्रदेश और असम साइड की, जहां पर जब स्त्रियों की महामारी आती है, तो जब महावारी आती है तो उस पर जश्न मनाया जाता है। बाकायदा वो एक तरीके का छोटा सा प्रोग्राम करते हैं और वो कहीं ना कहीं उसको बताया जाता है कि अब आप में बदलाव आ रहा है और आप अडल्ट्री की ओर बढ़ रही हैं, विकास आ रहा है आपके शरीर में। इससे आपको निपटना कैसे है, इस हालात में आपको रहना कैसे है, घबराना नहीं है, ये सारी चीजें बताई जानी चाहिए। और इससे कहीं ना कहीं व्यक्ति को जागरूक किया जा सकता है। और स्कूल की भूमिका निश्चित तौर पर बहुत है। स्कूल में भी सेक्सुअल एजुकेशन देने से लोग इसलिए डरते हैं क्योंकि अध्यापक भी समाज का एक अंग होता है। और निश्चित तौर पर चूंकि जब समाज में इसकी बात नहीं होती, अध्यापक अगर इसकी बात करता है तो उसको भी एक भय होता है कि कोई ये ना सोचे कि भाई मेरे बच्चों को आप गलत शिक्षा दे रहे हैं। क्योंकि सेक्स को यही बात है कि लोग बुराइयों से जोड़ के देखते हैं, तो कोई ये ना कहने मैं सवाल इस बारे में अभी दोबारा जब लौट के आऊंगा तो फिर पूछूंगा कि ये महामारी और ये जब चीजें आती हैं तो इसका इतिहास में क्या महत्व है और इतिहास में इसकी क्या जानकारी होती है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सी आपने न्यूज सुनी होगी कि लड़कियां नहीं बताती हैं और अपने भाई से ही वह विस्पर मंगाने में डरती हैं, पैड वगैरह, या फिर और इसी तरह से वो गीला कपड़ा यूज करती हैं और इस तरह से कपड़े से ही अपना काम चलाती हैं।
लेकिन फिलहाल हम लवली की तरफ चलते हैं। लवली जी, आप मुझे बताइए, क्योंकि जो हमारे इतिहास में ये देखने को मिलता है कि लड़कियों को स्वेच्छा से अपना वर चुनने का अधिकार था, लेकिन अब वो अधिकार खत्म हो गया है बिल्कुल। और अगर लड़की कभी ऐसा कर भी लेती है तो वह कहीं ना कहीं जातिवाद, धर्मवाद और इन सब में उलझ कर रह जाता है, और पिता या माता वो ये कहते हैं कि तुम हमारी इज्जत के खिलाफ जा रहे हो, और अगर तुम ऐसा करोगी तो हम तुम्हारे से कोई नाता नहीं रखेंगे और तुम्हारे साथ कोई बातचीत नहीं करेंगे। इसके बारे में आपका क्या विचार है? क्योंकि कहीं ना कहीं इससे भी इस चीज की उत्पत्ति होती है और कहीं ना कहीं दोनों फ्रस्ट्रेट होते हैं। ओवर टू यू। नहीं, ये बात बिल्कुल सही बात है कि अब वो चीजें जो एक स्वतंत्रता है, कहने को स्वतंत्रता है। देखो, वो बात बिल्कुल ठीक कही है शिव कुमार जी ने कि कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन वो वास्तव में ऑन पेपर के कागज पे तो बहुत कुछ है कि हाँ, ये सब नहीं होना चाहिए, परंतु मानसिकता जो है वो धर्म बेस, जाति बेस हो जाती है। और जब धर्म और जाति बेस हो जाती है, उसकी वजह से जो लड़कियां हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है कई बार कि लड़की जो चाहती है जिससे शादी करना, आजकल क्या कहा जाता है उसे, वो हो जाती है तो लव मैरिज। और उसमें पेरेंट्स का रोल हो जाए तो पेरेंट्स का रोल दोनों जगह है, ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको एक अलग कैटेगराइज कर दिया गया है, लव मैरिज और अरेंज मैरिज को। और ये कह दिया गया है कि लव मैरिज उसे कहा जाए जहाँ पे दोनों जो हस्बैंड वाइफ है वो उन्होंने स्वेच्छता से अपना निर्णय लिया है साथ रहने का। लेकिन ऐसा करने पे भी सवाल बहुत उठते हैं, और वो जाति बेस, धर्म बेस, इसके पीछे बहुत बड़े रीजन होते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये आज भी सामाजिक समस्या है, और लड़कियां उतने आराम से, इवन लड़का भी नहीं बोल पाता। लड़कियां तो ठीक है, उन पे एक अलग तरीके का दबाव रहता है। लड़कों को भी कई बार उनको लगता है कि मैं जिसके साथ मेरा विवाह करा रहे हैं वो मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन उसके तो बावजूद भी आप ये मानते हैं कि ये समाज की बहुत ही एक तरह से कुरीति आप कहेंगे, और लोग पेरेंट्स इस बात को समझने में असमर्थ होते हैं कि अगर हम अपने बच्चों का भविष्य देख रहे हैं तो दोनों ने जो एक दूसरे को चुना होगा वो कहीं ना कहीं अपनी सहमति से और एक दूसरे को जान कर चुना होगा। एक वही एक बात मिनट आती है एक धर्म की, एक तो एक मैं एक इस मिनट एक सवाल मिनट को विनय जी और आप दोनों से पहले पूछना चाहूंगा, 1-to-1 रिएक्शन चाहूंगा कि धार्मिक लोगों का क्या रिएक्शन होना चाहिए और उनकी क्या भूमिका होती है, जबकि कहीं ना कहीं आप ये देखते होंगे कि ये बहुत ही घृणित चीजें हैं। आपने कई धर्म गुरुओं को, धर्म पंडितों को, धर्म मौलवियों को आपने देखा होगा, उनकी ऐसी घटनाएं आती हैं कि वो छोटे बच्चों के साथ या फिर लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं और वो करने में भी हिचकिचाते नहीं है, और उसके बाद आकर टीवी पर जिस तरह वो डिफेंड करते हैं उनकी एक अलग ही सीमा होती है। तो एक टू एक मैं रिएक्शन चाहूंगा। पहले मैं चाहूंगा, लवली जी आप ही बोल रहे थे तो आप ही इसकी शुरुआत करें। नहीं, मैं एक्चुअल में ये बताना चाह रहा था कि जो माता पिता सोचते हैं वो एक जनरेशन गैप भी है। तो जो जनरेशन गैप होते हैं उसमें उसका लेकिन शिकार इसमें कौन हो। धार्मिक लोगों की भूमिका के बारे में आप बताएं मुझे। नहीं, धार्मिक लोगों की भूमिका होनी तो वैसे कंक्लूसिव चाहिए, मतलब ऐसी होनी चाहिए कि उनको एक अच्छा निर्णय देना चाहिए कि भैया आप ये कर रहे हो तो गलत है ये। लेकिन वो गलत चीजों में खुद ही लिप्त होंगे। अगर वो गलत चीजों में खुद लिप्त होते हैं और उसके बावजूद भी डिफेंड करते हैं, ये एक ऐसी चीज है जो वो ये सोच बैठते हैं कि हम जो कहते हैं ना वो ठीक है, मतलब हमारा जो कहना है वही ठीक है। बच्चे, बच्चियां,
परिवार, वो सब अलग चीज वो अलग हो जाता है सब। तो समाज इसको समझ नहीं पाता और समाज फिर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा तबका इसमें लिप्त रहता है। विनय जी, आपका क्या रिएक्शन है इसके बारे में? देखिए, एक्चुअली में भारत में धर्म का कुछ ऐसा ट्रेंड है, मतलब कि लोग उसको उसके बाहर सोचना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि आस्था हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लोगों पर हावी रहती है। वो चारों ओर दो बातें यहाँ पे हैं कि जातिवाद और धर्मवाद, ये दो चीजें हैं। थोड़ा बहुत लोग जाति से बाहर आ रहे हैं, थोड़ा बहुत लोग धर्म से बाहर भी आ रहे हैं, लेकिन जो भी धार्मिक गुरु वैसे रहे हैं जो वास्तव में धर्म के बारे में सोचते हैं, वो समाज के करीब आना नहीं चाहते या कई बार आते नहीं हैं। जो समाज के करीब आते हैं उनका पर्पस धर्म के बारे में बहुत कुछ लोगों तक पहुंचाना होता ही नहीं है। उनका बेसिक पर्पस होता है अपना नाम कमाना। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल इशू हो जाएगा, लेकिन कुछ कंक्लूजन में जरूर कहना चाहूंगा कि देखिए, हमारे बहुत सारे ऐसे लोग, बाबा लोग रहे हैं जिन्होंने बहुत समाज के बारे में बहुत कुछ किया है, लेकिन समाज की अवेयरनेस को लेकर के, सेक्सुअली अवेयरनेस हो गया या चाइल्ड पोर्नो अवेयरनेस या बच्चों के बारे में, उनकी बाकी सेहत, सब बहुत सारी चीजों के लिए उन पर उन्होंने कुछ नहीं किया है। समाज को उन्होंने जागरूक किया है सामाजिक चीजों के लिए, लेकिन उसमें उन्होंने इसको एक्सक्लूड कर दिया है। जबकि ये चीजें भी अगर इंक्लूड होती तो शायद बेहतर विकल्प होता। आज समाज की भूमिका के साथ साथ में धर्म की भूमिका ये होनी चाहिए कि जैसे हमारे 16 संस्कार हैं हिंदू धर्म में, जो हमारे 16 संस्कार जिस उम्र के आधार पर कहते हैं, उसी आधार पर उसकी कहीं ना कहीं जागरूकता भी बच्चे की होनी चाहिए कि भाई आप इस उम्र में पहुंच गए। जैसे कुमार जी अभी बोल रहे थे कि साउथ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट में इस पर काफी कुछ हो, मतलब लोग उनके यहाँ ये है पहले से ही। तो हमारे एक और भी प्रॉब्लम है कि हम आधा आधा अडॉप्ट करते हैं। हमने पाश्चात्य से सिंगल पॉलिसी अब लिया तो है, लेकिन हमने उनका सेक्सुअल कल्चर नहीं अपनाया कि भाई हमें पता होना चाहिए कि भाई बच्चे जो जा रहे हैं उनको बहुत कुछ पता कि स्कूल में उन्होंने क्या पढ़ा, जो बातें कर रहे हैं वो हमें पता होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो आपका धर्म के बारे में जो ये कहना है कि बाबाओं ने इसको एक्सक्लूड किया और बाबा इस बारे में अवेयरनेस फैलाने में असमर्थ रहे। शिव कुमार जी, मेरा आपसे पहले का भी एक सवाल है और इसके बारे में भी आप अपने विचार जल्दी से रखें। देखिए, जो पहले आपकी बात थी कि इतिहास में इसकी भूमिका क्या मिलती है, तो देखिए मैं आपको इस बारे में यही बताऊंगा कि ऐतिहासिक तौर पे ही जहां तक हम पाते हैं इस बारे में, तो वैसे ये समाजशास्त्र का विषय ज्यादा हो जाएगा, लेकिन ऐतिहासिक तौर पर ही हम इसको परंपरागत तौर पर ये पाते हैं कि इसके बारे में ज्यादा लोग बात करना नहीं चाहते। और यही वो रीजन है कि आज तक समय बीतने के साथ साथ हमने वैज्ञानिक तौर पर बहुत तरक्की की, बहुत सी चीजों को हमने अपनाया, इंटरनेट तक को अपना लिया, लेकिन जो कुछ रूढ़िवादिता है उसको हम नहीं छोड़ पाए। हम परंपरागत तौर पर उसको फॉलो करते आए, जो कि होना ये चाहिए कि हर चीज में एक लचीलापन जो है वो रहना चाहिए। समय के साथ साथ यही विकास है कि समय के साथ साथ क्या अच्छा है क्या बुरा है उसको आप सोचें और अच्छे को अपनाएं और बुरे को छोड़ें। वर्तमान परिस्थिति में क्या सही है, क्या बच्चों को सेक्सुअल जानकारी देनी चाहिए तो आपको देनी ही चाहिए। आप ये भी समझें कि अगर आप तुलना करें तो 1980-90 के दशक में कितना आखिर समाज में इतना जो व्यभिचार था वो कितना था। हालांकि लोग कहेंगे वहां भी थोड़ा बहुत था, देखिए तो थोड़ा बहुत। बाबाओं ने इसको एक्सक्लूड क्यों किया? वो ये अवेयरनेस फैलाने में डरते क्यों हैं? जी, देखिए बाबाओं की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वो खुद इसको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको जागरूक बना करके तो आप समझदार हो जाएंगे तो आप उनके चंगुल में आएंगे ही नहीं। वो उन सारी परंपराओं को, उन सारे रूढ़िवाद को, उन सारे अंधविश्वास को धर्म का ठप्पा लगा करके और आप पर थोपना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं आप उन चीजों को उल्लंघन या वायलेट नहीं करना चाहते कि अगर मैं इसको वायलेट करूंगा तो मेरा कुछ बुरा हो जाएगा। और वही सेक्सुअली अगर हम बात करें, क्योंकि हमारा विषय सेक्सुअली है, सेक्सुअली भी वही है कि उसको भी धर्म से जोड़कर देखा जाता है कि ये चीजें
इस पर बात विचार नहीं करना चाहिए, एक तरीके का एक व्यभिचार है, यानी इसको हम दैनिक जीवन का अंग मानते ही नहीं है। इस तरह की शिक्षा को, सेक्सुअल तो से जुड़ी शिक्षाओं को। बॉयज लॉकर जैसे ग्रुप कैसे क्रिएट हो जाते हैं, जबकि स्कूल में तो इस बारे में कहीं ना कहीं ये जानकारी दी जाती है। मैंने खुद भी पढ़ा है 6, 7, 8, 9, 10 कक्षाओं में, और साइंस में इस तरह की जानकारी दी जाती है कि क्या सही है और क्या गलत, और आपकी सोच ऐसी नहीं होनी चाहिए। फिर भी इस तरह की घटनाएं होती हैं और इस तरह के ग्रुप बन जाते हैं। इसके पीछे क्या देखते हैं आप? देखिए, सबसे बड़ी बात वही है कि जहां हमने शुरुआत की थी, कि जब इस समय बदलाव आते हैं, माता पिता अपने बच्चों पर ठीक ध्यान नहीं दे पाते। इसके दो रीजन हैं। पहला रीजन कि उनको तकनीक की उतनी समझ नहीं है जितना आज के बच्चे को समझ है, यानी जनरेशन गैप है, पहली समस्या। दूसरी समस्या, कुछ लोग ये मान लेते हैं कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा है और वो जो भी कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, लेकिन ये कल्पनाओं की दुनिया है, ख्वाबों की दुनिया है। अगर 4 लोग ऐसे मिल गए, जैसा कि विनय जी ने कहा, दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है, 5-6 लोग ऐसे मिले जो इस तरह की बातें करते हैं और सिगरेट पीते हैं, और उनकी छवि बड़ी अच्छी है, मतलब वो बड़े चिल रहते हैं, उनकी छवि बड़ी अच्छी है, तो जो 7वां बच्चा उनके साथ जुड़ेगा वो खुद चाहेगा कि मैं इसको अपनाऊं ताकि मेरा भी टशन बना रहे और मेरी भी इमेज इसी तरह के हो। तो बैड कामों को गुड इमेज से जोड़ दिया गया है, और जब तक उनके बीच कोई समझदार व्यक्ति नहीं आएगा तब तक वो इस पर आगे बढ़ते रहेंगे। तो और विनय जी से यही मेरा मानसिकता आगे जा सवाल है, करके विनय यही जी से मेरा मानसिकता आगे सवाल जा है कि करके विनय जी, जो लड़कियां होती हैं वो अपने सहपाठी चुनने में कहीं ना कहीं वो चूक जाती हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए, दरअसल ये क्वेश्चन ऐसा है कि इसमें इमोशनल का रोल बहुत ज्यादा होता है। जब हम किसी से प्यार के थ्रू अटैच होते हैं तो उसमें बहुत कुछ सोचने जैसा नहीं होता है। उसमें एक्चुअली में जरूरत जो हमारी होती है, मैं केवल इसमें सेक्स नहीं लूंगा, इसमें जरूरत जो होती है, आप जिस पीक टाइम पर जिससे जुड़ते हैं, ये आपका इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर हम खाली हैं और वहां पर हमें किसी ने ही पानी पिला दिया, प्यासे हैं, तो निश्चित रूप से हमारे लिए वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वो समय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लड़कियों के लिए भी होता है कि उनको कोई ऐसा लड़का मिलता है, भले उनका वो बाद में अलग तरीके से मिसयूज करे, लेकिन उस टाइम पर वो काम आया, तो वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर वो उसको ऐसा सोचती हैं कि क्योंकि इसने ऐसा किया है इसलिए अच्छा इससे होगा। जुड़ा हुआ ही एक सवाल आपके लिए है कि लोग, जो लड़कियां अपने सहपाठी चुनती हैं, और कई बार देखने में ऐसा आता है कि लड़कियां वायलेंस भी झेलती हैं और उसके बाद वो लड़के उसको गलत तरीके से यूज भी करते हैं और उनके साथ सब कुछ वो करते हैं जो एक क्रूरता की हद होती है, लेकिन उसके बाद भी लड़की छोड़ना नहीं चाहती, लड़की कहीं ना कहीं उसे डिफेंड करती है। इसके पीछे का कारण फिर क्या देखते हैं आप? देखिए, उसके पीछे एक दूसरा कारण ये भी है कि जब आप किसी से एक बार जुड़ जाते हैं ना, तो आपका नाम आगे बढ़ता है। फिर आपको नया कुछ बसाने के लिए, किसी और के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि लड़कियां आसानी से ये कभी नहीं सोचती हैं कि मैं केवल दोस्ती इसलिए की हूं कि क्लास खत्म हुई और आगे चलते बनेंगे। वो उसको लॉन्ग लाइफ रिलेशन लेके जाना चाहती हैं, और हो सकता है कि वो मैरिज में भी पहुंचे, क्योंकि वो उनका इमोशनल अटैच होता है। तो वो चाहती हैं कि अगर यहाँ से छूट गए, हम कहीं और गए, कहीं और जाते हैं, तो एक तो ये बंदा हमारी जो है बातें फैला सकता है, इससे हमारी काफी वही बात आती है फिर कि सामाजिक जागरूकता वहां भी जो है बहुत अपने आप में हावी हो जाती है दिमाग पर, कि अगर ये बातें फैल गई, दूसरा व्यक्ति हमें एक्सेप्ट नहीं करेगा, या करेगा तो ताने भी मिल सकते हैं। तो उस आधार पर व्यक्ति चाहता है कि किसी हद तक भी कोशिश करते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़ जाए। कई बार होता भी है, कई बार नहीं होता है। इसके दोनों ही लवली जी परिणाम से, होते हैं। हाँ, लवली जी से मेरा सवाल ये है बहुत सीधा, कि लोग जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद भी जब चार दीवारों के कमरे में तो उनका जेंडर जस्टिस बिल्कुल खत्म हो जाता है, लेकिन वही बात आती है बाहर की तो लड़के और लड़कियां दोनों ही जेंडर जस्टिस की बात करते हैं, लेकिन चार कमरे में उनका जेंडर जस्टिस क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि जबकि शुरुआत तो वहीं से होती है। जब आप वहां पे सम्मान नहीं करेंगे तो फिर आगे सम्मान कहां से करेंगे? ओवर टू यू। इ- इसकी इसकी बहुत बड़ी वजह है कि इंसान का दोहरा चरित्र, इंसान का जो दोहरा चरित्र है
कमरे के भीतर कुछ और होगा, कमरे के बाहर कुछ और होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि जेंडर जस्टिस पे या इस पर हमें हमारे कई वो होते हैं, मतलब सेमिनार होते हैं, कई क्लासरूम टीचिंग के थ्रू ये बताया जाता है कि जेंडर जस्टिस होना चाहिए। वो सब ठीक है, लेकिन पढ़ी लिखी लड़कियां इन चीजों में इन्वॉल्व रहती हैं और वो भी इस बात को समझ नहीं पाती। और कहीं ना कहीं वह कभी कभी कोई वार्डन स्कूल की होती है या कोई कहीं की, तो वो भी इन्वॉल्व हो जाती है और वो भी कहीं ना कहीं अपनी नौकरी को बचाने के लिए जब लड़कियों के साथ इस तरह की घटनाएं होती हैं तो वो छुपा लेती है। ऐसा फिर क्यों होता है? नहीं, ऐसा वही इसकी वजह यही है कि इंसान ने हमेशा ये चाहा है कि उसका नुकसान ना हो। मतलब नुकसान का मतलब, जैसे आपने एक बार एग्जांपल दिया कि कोई वार्डन है, वार्डन को सब कुछ पता है कि इसके पीछे दूसरी तरफ क्या क्या हो रहा है, लेकिन क्या खतरा है उसको? अपनी नौकरी का खतरा है। वही मैं कहने को चाह रहा हूँ कि एक डबल स्टैंडर्ड होता है, और इसमें भी क्या है, मेल डोमिनेंस हावी होता है। हाँ, विनय ये जी, जरूर मेरा है। सवाल ये है आपसे, क्योंकि यहाँ पे ये देखा जाता है कि मेरी बहन तो बहन है लेकिन दूसरे की बहन बहन नहीं होती, और ऐसे में बड़ी समस्या होती है। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड तो बनाना चाहता है, लेकिन अगर लड़की ही अपना बॉयफ्रेंड बना ले तो उस भाई को दिक्कत होने लगती है। तो ऐसे में फिर कहीं ना कहीं घर वालों की जो भूमिका है वो बढ़ जाती है, क्योंकि लड़कों से तो ये पूछा नहीं जाता कि वो घर कब आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा बहुत ज्यादा होता है। क्विक रिएक्शन। देखिए, दरअसल ये समाज का अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि हम जब तक लड़के और लड़की दोनों को एक बराबर नहीं सोचते हैं, तब तक ये समस्याएं समाज में चलती रहेंगी। बहुत जरूरी ये हो जाता है कि हमेशा जब भी, जैसे लवली जी ने कहा कि जो पुरुष वायलेंस है, मतलब पुरुष डोमिनेट, सॉरी, तो पुरुष अपने आप को इतना हावी कर लेता है और ऐसा चाहता है कि जो मैं सोच रहा हूँ वो ठीक है। और ये मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज फिर से एक बार आपके इस मंच पे बोलूंगा कि देखिए, हम ये चाहते हैं कि किसी का पड़ोसी राम हो जाए, लेकिन मेरा बेटा जो है वो भरत का त्याग करे, ये नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे ऊपर बीत रहा है। हम चाहते हैं कि राम जी आकर हमको आशीर्वाद दे दें और हमें बैठे बैठे विभीषण का राज्य मिल जाए, हम ये चाहते हैं। तो इसका कारण सीधा यही है कि हम केवल फल देखते हैं और उसका परिणाम हम सोचने की कोशिश ही नहीं करते हैं। जबकि हमें पता होना चाहिए, ये सामाजिक स्वीकृति होनी चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं वो हमारे आसपास, हमारे घर में भी वही चीजें जा रही हैं। अभी एक बात मैं और ऐड कर रहा हूँ उसमें, देखिए जैसे शराब आप देख रहे हैं, इसका दूसरा कारण ये भी है कि अब लोग पीकर जो आ रहे हैं, जो बच्चे होंगे उस पर प्रभाव पड़ेगा। हिंसा से देख करके फिर जो अभी हम जिस विषय पर चल रहे हैं वहां फिर वो आएंगे, क्योंकि वो अपने घर में हिंसा देख रहे हैं और उस हिंसा से जो है कहीं ना कहीं इसका जो मेंटली इफेक्ट है ये बहुत ज्यादा भाव करता है, बच्चों को उसी ओर ले जाने में। शिव कुमार जी से मेरा सवाल, बहुत क्विक रिएक्शन चाहूंगा इस पर, कि डोमेस्टिक वायलेंस होता है और कहीं ना कहीं वो बच्चों से ही शुरुआत होती है। उनकी माँ बेटियों को मारती है, फिर वो ससुराल में जाती हैं और कहीं ना कहीं लड़की का मन नहीं होता संभोग करने का, लेकिन पति मारपीट करता है और इस तरह की चीजें होती हैं और फिर वो कहीं ना कहीं वो उसकी शुरुआत हो जाती है। इसके बारे में आपका जल्दी से मैं रिएक्शन चाहूंगा। महत्वपूर्ण बात है, बिल्कुल। इस पर बहुत चर्चाएं भी हाल फिलहाल में उठी हैं कि देखिए, जो चार दीवारी के भीतर की जो हिंसा है उसको हिंसा ठहराएगा कौन? सबसे बड़ी समस्या ये है कि उसको हम हिंसा मानेंगे कैसे? या तो इसके बारे में, चूंकि पति पत्नी के अलावा कोई दूसरा वहां पर होता नहीं है जो इसको जस्टिफाई कर पाए कि कब किसकी मर्जी है, कब किसकी मर्जी नहीं है, ये एक समस्या रहती है। लेकिन इसके बीच में बहुत सी ऐसी वारदातें आती हैं जिसमें कि लोग क्रूरता पूर्वक जो एक इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, खास करके अपने पार्टनर की मर्जी के बिना भी इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं। ऐसे बहुत से आर्टिकल भी गाहे बगाहे आते रहते हैं। तो इस तरह की
जो पाशविक वृत्ति है वो नहीं करनी चाहिए, और कम से कम सामने वाले की मर्जी भी इसमें देखी जानी चाहिए कि वाकई में क्या वो इंसान भी मानसिक तौर पर स्वस्थ है या नहीं उस वक्त ये कार्य करने के लिए। तो व्यक्ति, स्त्री, हमें मान के चलना चाहिए कि संभोग की वस्तु नहीं है। ये हमारी सबसे पहली मानसिकता होनी चाहिए कि स्त्री संभोग की वस्तु नहीं है। कुछ भी अगर ऐसा हो तो दोनों की राजी से हो, वो आपके रिश्तों को भी प्रगाढ़ बनाता है। बाकी वही बात है कि पुरुषवादी मानसिकता जो है कहीं ना कहीं वो इस पर हावी रहती है। और एक और बात मैं छोटी सी ये भी कहना चाहूंगा कि जल्दी जो से। पुरुषवादी मानसिकता में व्यक्ति ये सोचता है कि जैसा मैं सोचता हूं स्त्री वैसी ही सोचे, एक और समस्या है। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये हिंसा की शुरुआत स्त्री की जो है, लड़कियों की, वो घर से ही शुरू होती है। कई बार जो पिता है वो अपने बच्चों को माँ बहनों की गाली देता है, सेम वही चीज बच्चे के मन में भी आता है और आगे चल के वो उसको अपना लेता है। कहीं ना कहीं गलती बच्चा कर रहा है, कोई दूसरा कर रहा है, लेकिन जो उसका खामियाजा भुगतती है वो उसकी माँ बहनें भुगतती है। तो वो भी एक हिंसा बहुत तो बड़ा। संक्षेप में ये आप लोगों ने जो आज चर्चा में भाग लिया उसमें बहुत कुछ निकल के सामने आया और उसके बारे में आपने बताया। लेकिन मैं आपसे क्विक रिएक्शन चाहूंगा इसके कारण और उसके प्रभाव के बारे में कि सरकारों को और समाज को इसके बारे में क्या करना चाहिए। मैं चाहूंगा आप जल्द से जल्द रिएक्शन दें, 1-1 मिनट का आपके पास समय होगा। तो मैं स्टार्ट करूंगा पहले लवली जी आपसे, आप जल्दी से अपनी बात को रखें 1 मिनट में। लवली, ओवर टू यू। बात बिल्कुल सही है कि समाज और सरकार का क्या रोल है। एक्चुअल में सरकार ये सोचती है कि कोई कानून लाने के बारे में। कानून आप बना सकते हैं समस्याओं का निवारण करने के लिए, लेकिन उसके पीछे समाज की भूमिका ज़्यादा है। समाज को बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट बना रहना पड़ेगा। आप ये देख लीजिए, जुवेनाइल का जो कानून आया, उसके बाद भी दिक्कतें हैं, दिक्कतें रहेंगी, लेकिन समाज उसको किस लवली तरीके जी, से कभी देखता है। और चर्चा होगी, समय इजाजत नहीं दे रहा है। विनय जी, आप अपनी बात को रखें 1 मिनट में। देखिए, दरअसल क्या है कि जो स्कूल का पीटीएम है उसमें आप बच्चों का तो चाहते हैं परफॉर्मेंस, लेकिन कहीं ना कहीं उनके माता पिता को इन्वॉल्व करें उस पे, और इस विषय पर भी चर्चा करें कि जो बच्चों गतिविधियां रही हैं, क्योंकि हम ये बेहतर विकल्प होता है कि हम स्कूल में उसका ऑब्जर्वेशन आसानी से कर पाएंगे। साथ ही माता पिता को हम ये भी अवेयर करें कि वैसा बच्चा जो घर में अपनी दिखा रहा है तरह तरह की जो उसके क्रियाकलाप हैं उस पर थोड़ा ध्यान दें। उसको टोके टाके ये तो समय की बात है, लेकिन एटलीस्ट वो कर क्या रहा है जरूर उस पर ध्यान दें, कितना गलत कितना अच्छा। फिर इस पे जो अच्छा हुआ कि काफी कुछ चीजें वहां से निकल कर आएंगी, सुधरने में इसमें काफी फायदा मिल सकता है। ओवर सामाजिक टू यू शिव कुमार, आपका इसमें क्या साथ में रिएक्शन आएंगे। है? देखिए, स्त्रियों का जो शोषण है या बच्चों का शोषण है, इसको रोकने के लिए सरकार को कड़े प्रावधान अवश्य करने चाहिए, दंड के लिए कानून बनाने चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत समाज से ही हो सकती है। और समाज में भी परिवार से ही। परिवार को चाहिए कि वो अपने बच्चों को समझाए और अपनी मानसिकता में बदलाव लाए। बच्चा अगर कुछ गलत करता है तो उसको रोके टोके, समय के साथ जो उसके शरीर में बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में भी बताएं। और सोशल मीडिया का किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि इसकी बहुत बड़ी भूमिका है, तो सोशल मीडिया का वो किस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है उस पर भी नजर रखें और उसको समय समय पर बताएं। और ये भी बताएं कि समाज में जितना उसका अस्तित्व है, जितनी उसकी जीने की इच्छा है, जिसका उतना जीने का अधिकार है, उतना ही स्त्री का भी अधिकार है, उतना ही लड़की का अधिकार है। शायद इसी से हम समाज को एक अच्छी दिशा दे सकते हैं और राष्ट्र को भी एक उन्नति की ओर ले जा सकते तो हैं। जय हिंद, जय भारत। आज जो परिचर्चा का विषय था और जिस तरह से ये चर्चा हुई उसमें बहुत सी चीजें निकल के सामने आई, और जिसमें से कि माँ को भी अपना बच्चों का उसी तरह ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब अगर माँ ही
पहले डोमेस्टिक वायलेंस करेगी या पिता ही जिस तरह से इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेगा तो कहीं ना कहीं वह उसकी नेक्स्ट जनरेशन पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। और ये भी बताया गया कि सोशल मीडिया पर जो माता पिता अपना समय नहीं देते हैं, जो बच्चों को अपना समय नहीं दे पाते हैं और सिर्फ फोन दिला देते हैं या बाइक दिला देते हैं और अपना काम खत्म समझ लेते हैं, मुझे लगता है उसको भी एक तरीके से सोचने का विषय है और माता पिता को अपने बच्चों के साथ कम से कम समय देना चाहिए ताकि वे बच्चों की हरकतों के बारे में जान सके और उनकी मन में क्या चल रहा है, इस तरह की मानसिकता क्यों आ रही है, इसके बारे में भी वे जान सके। सरकार तो खैर अपना काम करेगी ही और करती भी रही है समय समय पर ऐसे कई उदाहरण भी देखने को मिलते रहे हैं जब ऐसे रेपिस्ट केस में वो तुरंत जस्टिस की जो बात रही है और संविधान भी उसमें कहीं ना कहीं आड़े आ जाता है और कभी कभी जल्दी जस्टिस के चक्कर में कई निर्दोष लोग भी शामिल मारे जाते हैं। तो उसमें भी क्योंकि जनता बहुत इमोशनल होती है और उसमें कहीं ना कहीं वे दिक्कतें भी पैदा करती हैं। ऐसे में जनता को बहुत जागरूक होना पड़ेगा और जनता को ये समझना पड़ेगा कि ये जो चीजें हैं सेक्स एजुकेशन ये सभी के लिए आवश्यक है। जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने कहा कि हमारे नाटकों में, हमारे मंदिरों के बाहर और हमारे कई और जगहों पर भी इसकी बहुत व्यापक चर्चा की गई है, दिखाया तक गया है और इसका एक ही मकसद है कि लोगों में सेक्स की एजुकेशन बढ़े, सेक्स के बारे में इसकी चर्चा हो। ये घृणित मानसिकता है, इसको न लाया जाए मन में, ताकि माता पिता का रोल बहुत बढ़ जाता है और प्राइमरी टीचरों का रोल तो बढ़ता ही है। तो समाज अपनी भूमिका निभाएगा और समाज इसको समझेगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और आप तीनों ने जो समय दिया उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।